वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें ज्योग्राफी के काफ़ी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। और आज मैं ये सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जनरल साइंस के लिए, क्योंकि आपको पता है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ का अपकमिंग एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं। जो जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट पैटर्न है, उन्हीं के अनुसार आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, जो भी आपका स्कोर है उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। अर्थात ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों में बताने कौन से इनकरेक्ट हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, सत्य या फिर असत्य। तो पहला स्टेटमेंट है, आलू पादपों की विकसित जड़ें होती हैं, अर्थात जो पोटैटोज होते हैं ये रूट्स होते हैं किसी प्लांट्स के। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि जो मिर्च हैं ये पादपों की विकसित पत्तियां हैं, ये जो चिलीज होती हैं लीव्स बताया जा रहा है प्लांट का। और गाजर जो है ये विकसित तने हैं, तो ये प्लांट के स्टेम्स बताए जा रहे हैं। बताइए कौन सा सत्य है। कुछ तो आप देखिए कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं कि गाजर वाला जो स्टेटमेंट है और मिर्च वाला जो स्टेटमेंट है, तीनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। अब समझिए, देखिए जो सब्जियां मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने साइंस में एक पार्ट पढ़ाया था, एडिबल पार्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। तो उसमें हमने देखा था कुछ सब्जियां ऐसी थी जिनके हम लोग तने खाते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो फल होते हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि गाजर और मूली। लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया गया कि गाजर क्या है, तने हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि गाजर और मूली कैसी होती हैं, ये जड़ें होती हैं, ना कि तने होते हैं। अब आलू पादपों की विकसित जड़ें हैं ये बताया जा रहा है, लेकिन आलू क्या होता है, ये स्टेम होता है किसी प्लांट का, तना होता है, तो जड़ें भी गलत दिया गया। दूसरा ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। मिर्च पत्तियां तो नहीं होती, तो मिर्च होते क्या हैं, मिर्च होते हैं फल। मिर्च क्या होते हैं, फल होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ पोषक तत्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्रोत दिए गए हैं। बताना है कौन सा पोषक तत्व किस खाद्य पदार्थ में मिलेगा, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और प्रोटीन पोषक तत्व में है। और स्रोत देखिए, दूध, मांस या फिर मछली, समुद्री खाद्य और पालक दिया गया है। चलिए मिलान करते हैं। ये प्रश्न देखिए साइंस के इजी होते हैं, रिपीट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से। तो आयरन का जो सोर्स है ये सभी को पता होना चाहिए कि आयरन मिलता है ऑप्शन डी, पालक में। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, उन सभी में आयरन का सोर्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब कैल्शियम की बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या मुझे, कैल्शियम दूध में होता है, ठीक है। आयोडीन किस में होगा, समुद्री खाद्य में होगा। प्रोटीन किस में मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा मांस या फिर मछली में। इस तरह आप देखेंगे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बताना है निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक फाइबर या फिर तंतु हैं। नेचुरल फाइबर्स पूछे जा रहे हैं, कौन से हैं। अब इसमें देखिए रेशम, पॉलिस्टर, कपास, पटसन या फिर जूट और ऊन दिया गया है, और सामने आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शन के अनुसार बताना है कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं। अब देखिए फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ। 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक तो हो गए नेचुरल फाइबर अर्थात प्राकृतिक फाइबर्स, दूसरे हो गए आर्टिफिशियल फाइबर या फिर इनको बोलते हैं कृत्रिम फाइबर। अब नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, ये वो रेशे होते हैं, नेचुरल फाइबर में याद कीजिए, ये वो रेशे होते हैं जो किसी पौधे से या किसी जानवर से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि आपको ऊन पता है ना कैसे बनती है, लेकिन उससे भी पहले वाला प्रोसेस समझिए कि ऊन बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रेशों की, और वो कहाँ से आते हैं, जानवरों से, ठीक है। इसी प्रकार जूट कैसे आता है, पौधों से आता है, ठीक है। रेशम भी क्या करते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं। तो ये प्राकृतिक है। नेचुरल में कौन कौन से आ जाएंगे, रेशम हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, पटसन और जूट हो गया, ये सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 3, 4, 5, ऑप्शन सी में दिया गया है। लेकिन पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक ये सारे क्या है, कृत्रिम रूप में बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर या फिर कृत्रिम फाइबर या फिर तंतु। याद रहेगा, ये समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं।
पहला स्टेटमेंट है कपास एक रबी की फसल है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है गुजरात और महाराष्ट्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। थर्ड स्टेटमेंट है भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीनों स्टेटमेंट ध्यान से देखिए और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन के अनुसार बताइए आपका कौन सा उत्तर सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात और महाराष्ट्र भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा कपास खरीफ की फसल है, ना कि रबी की, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया ना। सेकंड स्टेटमेंट है भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी नहीं, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है। कौन है? सबसे पहले चीन है, चीन के बाद है भारत और फिर है इंडिया के बाद अमेरिका, याद रहेगा। तो कपास के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की बात की जाए तब गुजरात और महाराष्ट्र होगा। गुजरात के बाद यदि देश स्तर पर बात की जाए तो कौन हो जाएगा? चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए, ऐसे याद रखिए। और ये खरीफ की फसल है। अब इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स याद हो जाने चाहिए। और याद रखिए कि गुजरात कपास उत्पादन में इस समय प्रथम है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है जूट का पौधा सामान्य रूप से तब काटा जाता है जब वह पुष्पन अवस्था में होता है। और सेकंड स्टेटमेंट है भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उत्पादित किया जाता है। अब इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। जो जूट का प्लांट होता है नॉर्मली तब हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, अर्थात पुष्पन अवस्था में इस जूट के पौधे को काटा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया में प्रमुख रूप से जूट का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। इसके अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जूट का पौधा होता है इसके जो तने वाले पार्ट से हम लोग जूट को प्राप्त करते हैं। कैसे? इसके तने को काट करके कुछ दिनों के लिए पानी में भिगोते हैं, जब ये सड़ने लगते हैं तो इनसे क्या करते हैं, हाथ से रेशों को अलग कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है असत्य कथनों का चयन करें। इसमें पहला स्टेटमेंट है जड़ी बूटी वे पौधे होते हैं जिनमें केवल औषधि गुण होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है पेड़ ईंधन, भोजन और कागज के ये स्रोत होते हैं। चलिए बताइए अब इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या पहला सही लग रहा होगा, लेकिन मैं बताती हूँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया। अब आप सोचोगे मैम जड़ी बूटी में तो औषधि गुण ही होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी जड़ी बूटियों में औषधि गुण हो ही, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हरे और कोमल तनों वाले पौधों की जड़ी बूटी को हर्ब भी बोलते हैं। अभी हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स तो इंग्लिश में बोलते हैं। ये वे होते हैं छोटे और कम शाखाओं वाले। औषधि गुण होंगे भी और नहीं होंगे जरूरी नहीं है। आधार के पास तने से शाखाएं निकली होती हैं, तना कठोर होता है, ठीक है। कुछ पौधे बहुत लंबे और सख्त मोटे भूरे रंग के भी होते हैं। तने के ऊपरी भाग में आप देखेंगे शाखाएं निकली होती हैं जो जमीन से बहुत ऊपर होती हैं। ये इस तरीके के पेड़ होते हैं। पहले तो मैंने बता दिया बनावट में कैसे होते, समझ आया। और यही जड़ी बूटियां आप देखेंगे लकड़ी, खाना पकाने, हीटिंग के लिए ईंधन, भोजन के लिए, फल के साथ साथ कई अन्य उपयोग में भी लाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ समझिए ये क्या करते हैं, छाया भी प्रदान करते हैं। ये हर्ब्स आप बहुत छोटे मत समझिए, मैंने क्या बताया, छाया के लिए भी यूज़ होंगे, जंगली जानवरों के लिए, कई प्रजातियों के लिए निवास स्थान भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट है। सेवेंथ क्वेश्चन है इनमें से कौन रेशेदार जड़ों और पार्श्व जड़ों के बीच को अंतर का स्पष्ट कर देते हैं। अर्थात हमें बताना है फाइब्रस रूट्स और लैटरल रूट्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है मुख्य जड़ को टैप रूट कहते हैं, छोटी जड़ों को पार्श्विक या लेटरल रूट कहते हैं, जबकि कुछ पौधों में सभी जड़ें समान होती हैं और इन्हें रेशेदार जड़ें या फिर फाइब्रस रूट्स कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसके अनुसार है कि मुख्य जड़ को टैप रूट कहा जाता है और छोटी जड़ों को रेशेदार जड़ कहा जाता है, जबकि कुछ पौधों में सभी जड़ें समान लगती हैं और इन्हें क्या बोलेंगे, लैटरल रूट्स या फिर पार्श्व जड़। तीसरे स्टेटमेंट के अनुसार मुख्य जड़ को रेशेदार जड़ कहा जाता है, छोटी जड़ों को टैप जड़ कहा जाता है, जबकि कुछ पौधों में सभी जड़ें एक जैसी लगती हैं और इन्हें क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें। बताइए अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो मुख्य जड़ें होती हैं, मेन रूट्स,
इनको टैप रूट्स बोला जाता है। उससे जो छोटी छोटी जड़ें दिखेंगी ना आपको, इनको लैटरल रूट्स बोलते हैं। और जो सभी पौधों में समान तरह की दिखाई देती ना जड़ें, इन्हें फाइब्रस या फिर रेशेदार जड़ें कहा जाता है। तो जड़ों में अंतर स्पष्ट हो गया। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र के संबंध में सही कथनों की पहचान करनी है। तो पहला स्टेटमेंट है, हड्डियां और उपास्थि अर्थात बोन्स और कार्टिलेज ये मिलकर के कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं मानव शरीर के। दूसरा स्टेटमेंट है, शरीर को फ्रेम और आकार देती हैं और शारीरिक गतिविधि में मदद करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर ऑर्गन्स को जो हमारे बॉडी में है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए हड्डियां क्या करती है, फ्रेम प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, जो हमारे शरीर के कंकाल का निर्माण करती है। अब इसमें हड्डियां भी आती हैं और कार्टिलेज भी आते हैं, अर्थात बोन्स और कार्टिलेज दोनों आते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। अब देखिए आकार देंगी, फ्रेम देंगी, तभी हमारे शरीर को क्या करेगा, जो शारीरिक गतिविधि है, मूवमेंट्स में हेल्प मिलती है। अलग अलग से जॉइंट्स देखे हैं ना आपने, ये क्या करेंगे, मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, शरीर को आकार भी प्रोवाइड करते हैं। अब अंदर देखिए, इन बोन्स के अंदर ही तो देखिए आपके जो इनर ऑर्गन्स हैं वो सेव हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया गया, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। 9th क्वेश्चन है, सही जोड़ों को पहचाने। इसमें देखिए आपको जॉइंट्स दिए गए हैं, जो कंकाल तंत्र में अलग अलग प्रकार की संधियां हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जोड़ा है कि अचल संधि गर्दन में पाई जाती है, हिंज संधि कोहनी में दी गई है और खूंटी संधि ऊपरी जबड़े में दी गई है। अब इसमें देखिए करेक्ट पेयर बनाना है। फिक्स जॉइंट होता है अपर जॉ में और खूंटी जॉइंट या फिर इसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट, ये होता है नेक में। सेकंड स्टेटमेंट राइट है, हिंज जॉइंट होता है कोहनी में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, केवल सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया या फिर सेकंड जोड़ा सही दिया गया है। 10th क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मांसपेशियों की कार्य प्रणाली के संबंध में सही कथन बताने हैं। बताना है, पहला स्टेटमेंट है जो मसल्स हैं ये जोड़े में काम करते हैं। सेकंड है, एक मांसपेशी केवल खींच सकती है या धक्का नहीं दे सकती, मतलब ये पुल करती है, पुश नहीं कर सकती। थर्ड स्टेटमेंट है, एक हड्डी को हिलाने के लिए दो मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिया गया है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, याद कर लीजिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों की उड़ने में मदद करता है। हल्की मांसपेशियां और मजबूत हड्डियां। ऑप्शंस बताइए कौन से सही दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको दोनों ही गलत दे दिए गए हैं ऑप्शंस। क्यों, देखिए हल्की मांसपेशियां होंगी तो उड़ नहीं पाएंगे, मजबूत हड्डियां होंगी तो शरीर भारी हो जाएगा। शरीर हल्का रहता है पक्षियों का, इसलिए हड्डियां हल्की होंगी और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उपास्थि की तुलना में हड्डियां मजबूत होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, हमारी हथेली में एक ही हड्डी होती है। बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। बताइए, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, उपास्थि की तुलना में हड्डियां मजबूत हैं, सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन पहला तो सही हो गया। लेकिन हमारी हड्डी में एक ही हड्डी होती है, खुद ही सोचिए कॉमन सेंस से कि आपकी अगर एक ही हड्डी होती तो कैसे आपकी उंगलियां मुड़ रही होती। एक हड्डी होती तो उसमें कोई भी मूवमेंट, कोई भी जॉइंट ही नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। इसमें भी समझिए, जहाँ पर हमारा हाथ अर्थात हथेली जुड़ी होती है हाथ से, वहाँ पर होती हैं कार्पल्स। क्या होती हैं वो, कार्पल्स बोन होती हैं। और जो हथेली वाला पोर्शन है वहाँ पर जो ये हड्डियाँ होंगी उनको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। आगे बढ़ेंगे, जो उंगलियां यहाँ पर मुड़ रही होती हैं इनको बोलते हैं फैलेंजेस। तो पहला पार्ट हो गया कार्पल्स का, यहाँ पर भी बहुत सी हड्डियाँ होंगी। फिर आएगा पोर्शन मेटाकार्पल का, जो हथेली वाला पोर्शन है, हथेलियों से हमारी जुड़ी हुई हैं फिंगर्स, इनको क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं। यहाँ पे भी 3-3 मोड़ होते हैं, तो एक तो हड्डी नहीं होती, इसमें बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। इसको डिटेल में मैं स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगी। 13th क्वेश्चन है, गलत जोड़े का पता लगाएं। एक तरफ हड्डी की संरचना दी गई, दूसरी तरफ वे अंग दिए गए हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं, जैसे कि खोपड़ी दिमाग की सुरक्षा करती है। सेकंड पेयर दिया गया है पंजर या फिर पसलियां, इन्हें रिबकेज बोलते हैं और ये दिल अर्थात हार्ट को सेफ रखते हैं। थर्ड है कशेरुक दंड अर्थात बैकबोन। बैकबोन जो है
ये क्या करती है, मेरुदंड या फिर मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड, इसको सेफ रखने का कार्य करता है। तो बताइए इनमें से कौन से गलत जोड़े हैं, गलत पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे ही बोन स्ट्रक्चर, ये जो ऑर्गन्स दिए गए हैं, इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं दिया गया है। हमारे स्कल में ब्रेन सेफ रहता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। पंजर या पसलियाँ देखिए रिब केज होती हैं, रिब केज आपस में ऐसे मिली होती है ना, ये क्या करती हैं, हार्ट को सेफ रखती हैं। बाहरी कोई भी आघात होता है तो सबसे पहले बोन्स ब्रेक होती हैं, अंदर के ऑर्गन नहीं ब्रेक होते क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कैसे सेफ होती है, बैकबोन देखा है आपने, कशेरुक दंड होती है, उसमें सेफ रहती है। ऑप्शन डी राइट है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, पौधे दिन के समय ही अपना भोजन बनाते हैं, जबकि उनमें जो श्वसन है अर्थात रेस्पिरेशन है वो दिन और रात दोनों समय में होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में उत्सर्जित ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। बताइए कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। क्योंकि समझिए, जो फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण होता है ये सूर्य के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट में होता है, तो ये तो डे टाइम में ही होगा। लेकिन रेस्पिरेशन दोनों टाइम होता है, ठीक है, श्वसन दोनों ही वक्त होता है। और दूसरा अमाउंट भी करेक्ट हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो जो श्वसन के टाइम वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है जो वो फूड प्रिपरेशन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिछाया निर्माण की सही व्याख्या करता है। पहला स्टेटमेंट, जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो प्रतिछाया बनती है। सेकेंड है, छाया तब बनती है जब प्रभासी वस्तुएं प्रकाश को आंशिक रूप से उनके बीच गुजरने देता है। अब बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं या कौन से रॉन्ग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब कोई अपारदर्शी या फिर ओपेक वस्तु जब लाइट के सामने आएगी तो क्या होगा, तब शैडो बनती है। जब कोई ट्रांसपेरेंट आएगी वस्तु तब कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब कोई ओपेक वस्तु आ जाएगी लाइट के पास तब शैडो बनेगा उसमें, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से जलवाष्प वायुमंडल में संकलित होता है, ठीक है, कौन सा एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। तो इसमें देखिए वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, संघनन है और वर्षण है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको सही दिया गया या कौन से ऑप्शन सही दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर है जब ऐड होती है एटमॉस्फेयर में, उसमें जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का होता है पहले तो, और ट्रांसपीरेशन का होता है, दोनों प्रोसेस होंगे। इवेपोरेशन मतलब जल का वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन भी होता है, ट्रांसपीरेशन की भी प्रोसेस होगी, दोनों ही होंगी। लेकिन जो कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन है, इनकी वजह से जल फिर से वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा आपको सही दिया गया है ऑप्शन। अगला प्रश्न बहुत इजी सा दिया गया है कि पानी का वाष्पीकरण निम्न में से किससे हो सकता है। झीलों से, महासागरों से, नदियों से और मिट्टी से। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही दिया गया है। तो यहाँ पर इन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे इन चारों से ही वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है। इसमें लेक्स भी हैं, ओशंस भी हैं, रिवर्स भी हैं। सॉइल से कैसे होता है, आप लोग सोचोगे सॉइल से तो नहीं होगा, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर तो होता है ना, तो इसलिए चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट है। अगले प्रश्न में पूछा गया, इनमें से कौन वृक्षावरण या वनस्पति के क्षरण का परिणाम हो सकता है। क्षेत्र में भूजल के स्तर में कमी, सेकंड है मृदा का क्षरण और थर्ड है मृदा का संरक्षण। अब देखिए या तो मृदा का क्षरण होगा या तो मृदा का संरक्षण होगा, यहाँ पे आप क्लियर हो जाइए और पहले स्टेटमेंट में बताइए सही है या गलत है, और ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा आपको सही दिया गया है। कैसे, देखिए वृक्षावरण या वनस्पति के क्षरण से क्या क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है इसके लेवल में कमी आएगी, क्योंकि जड़ें क्या करती हैं, पानी को रोक कर रखने का कार्य करती हैं और खींचने का कार्य करते हैं, तो जो भूजल स्तर है वो ऊपर बढ़ जाता है। देखिए जो जड़ें होती हैं वो मृदा को क्या करती हैं, संरक्षित करने का कार्य करती है, अर्थात जड़ों से पकड़ करके रखती हैं। लेकिन जब ये वनस्पतियों का क्षरण होगा तो मृदा का भी क्षरण होगा, दोनों ये सही हो जाएंगे। और ये तीसरा मृदा का संरक्षण कब होगा, जब वनस्पति लगाएंगे, जब वृक्षावरण बढ़ेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलचक्र के दौरान निम्नलिखित के गठन के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करिए पहले से अंतिम की ओर। तो इसमें जलवाष्प है, पानी है, ओलो और बर्फ को भी करना है और बादल हैं, इनको सही अरेंज करना है। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा
इसमें सबसे पहले पानी जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प बन करके ये बादल बनेंगे, बादल से बर्फ़ या फिर ओले बनते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी पर खपत होने वाले पेयजल की मात्रा सीमित है और इसलिए इसे सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। सेकंड स्टेटमेंट, हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है, अर्थात पृथ्वी 70% पानी से बनी हुई है। बताइए कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, अर्थात पृथ्वी पर 70% पानी है। लेकिन जो पीने वाला पानी है, अगर इसकी जो मात्रा देखी जाए बहुत ही सीमित है। अगर इसको हम सही मात्रा या संभाल कर नहीं यूज़ करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज की सीरीज़ में साइंस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके भी स्टेटमेंट देख लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, अपना सुझाव कमेंट करके बताते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।